here we are. So today we are about to discuss a very important chapter of organic chemistry, that is biomolecules. और ये हमारी आखिरी last nail to the coffin जिसे हम कहते हैं, आखिरी हमारा माइलस्टोन होगा. इसके बाद बुक 2 ऑर्गेनिक पूरी तरह से हमारी फिनिश हो जाएगी. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और टू बी वेरी ऑनेस्ट चैप्टर बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी गोइंग चैप्टर है अगर आप लोग ध्यान से करें. यस, इट हैज लॉट ऑफ लर्निंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग भी है, बट लर्न की भी काफी सारी चीजें हैं. तो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, जब स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो जानता है कि मुझे जहां लर्न करना है, कहाँ समझना है. ठीक है, आप एक ही तरह का व्यवहार हर चैप्टर के साथ, हर टॉपिक के साथ नहीं दिखा सकते. यू हैव टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स. अगर मैं इस चैप्टर की बात बताता हूं तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब इट इज अ जनरल मिथ जो बच्चों के दिमाग में बनी रहती है. नहीं यार, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए फायदा है, वो 11th में पढ़ चुके हैं. सब बेकार की बात है, कोई फायदा वायदा नहीं. थोड़ा सा अपर हैंड तो रहता ही ऑब्वियसली, बट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मारा मारी कुछ नहीं हो रही, कुछ ऐसा. ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब बेसिकली द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. हमारे शरीर के अंदर के केमिकल्स, चीजों को लेकर की पढ़ाई बायोमोलिक्यूल्स समझाती है. हम इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें क्या क्या है. इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले 50% चैप्टर का यही है, कार्बोहाइड्रेट्स. ये पार्ट 1 सबसे पहला. पार्ट 2 प्रोटीन्स. पार्ट 3 न्यूक्लिक एसिड. और पार्ट 4 वाइटमिन्स. वाइटमिन्स हो गई बेटा, एक बार देखो. अच्छा, एक सेकेंड. देखिए, ठीक है, ओके. सो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन्स. अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दोनों मिलाकर ही चैप्टर का 80% है, 80% ये दोनों मिलाकर, या 90%. बाकी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 10% है इस चैप्टर का. वेटेज के हिसाब से बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले दो भाग, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से टेकअप करिए. शुरू कर देते हैं. पहला बायोमोलिक्यूल जो हमें पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं चर्चा करता हूं, इस नाम के दो भाग हैं. एक कार्बो, कार्बो का मतलब है कार्बन, और दूसरा है हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स का मतलब जिसमें है पानी, वाटर. हाइड्रेट्स का मतलब जिसमें पानी रहता है, वाटर, उसे कहते हैं हाइड्रेट्स. तो नाम का संधि विच्छेद करने पर हमें दिखता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स.
मतलब ऐसे कार्बन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो अर्लियर इट वाज एक्सप्लेन्ड कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला CxH2OY होता है। इसका मतलब उसमें कुछ होते हैं कार्बन और कुछ होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल, देयर आर सम कार्बन एटम्स। ये एक जनरल फार्मूला था जो शुरुआत के साइंटिस्टों ने माना। कुछ कार्बन की संख्या होगी, कुछ वाटर की संख्या होगी, दोनों को मिला देंगे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। डील? ओके। यहां पर एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। एक्स दिखाता है कार्बन की संख्या, वाई दिखाता है वाटर की संख्या। फॉर से दोनों बराबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को मैं 6 पुट कर देता हूं तो यहां पर मिल जाता है मुझे C6 और H2O भी 6, मतलब बन जाता है C6H12O6। और आप सभी को जानना चाहिए ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी है, दोनों सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है इसी फार्मूले का, और फ्रक्टोज में इसी फार्मूले का कीटोन होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप अलग है। वो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ एल्डिहाइड बनाता है, वो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ कीटोन बनाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक तरह के फंक्शनल आइसोमर्स हुए। फंक्शनल आइसोमर्स किसे कहते हैं? जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है बट उनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। और एग्जांपल चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं x को 12 रख दूं और y को 11 रख दूं अलग, मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें दोनों सेम है, एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें दोनों अलग है, तो ये क्या बनेगा? C12H2O11, मतलब C12H22O11। ये फार्मूला है सुक्रोज का, सुक्रोज का ये फार्मूला है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से सब काम हो रहा था, वेल वर्स एकदम चल रहा था मामला, बट तभी प्रॉब्लम्स आने लग गई। प्रॉब्लम्स मतलब जैसे इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 2, मान लो x और y दोनों को अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो आ जाता है C2H2O2, मतलब C2H4O2, मतलब CH3COOH। ये आ जाता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, C2H4OH। और हम सभी को पता है इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, टी एसिड, बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। सभी को पता है इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, और इथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब कई ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं बट एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब यह डेफिनेशन तो गलत हो गई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की, ये फार्मूला तो गलत हो गया, क्योंकि कई दूसरे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई तो कर दे रहे हैं, पर भैया कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ये फार्मूला सही है। और many carbohydrates like rhamnose C5H12O6 C6 जो कार्बोहाइड्रेट है बट
कार्बोहाइड्रेट है बट फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चेक कर लीजिए जरा, C6H12O5 फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, H12O5 है भाई, मतलब H2O को 5 रखूंगा तो हाइड्रोजन 10 होने चाहिए थे, 6 रखूंगा तो ऑक्सीजन 6 होने चाहिए थे। Many carbohydrates like ramenose does not fit into the formula। तो इसका मतलब भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई, क्योंकि कई कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं बट फॉलो नहीं कर रहे, कई कंपाउंड ऐसे हैं जो नहीं है बट फॉलो कर रहे हैं। तो हम नहीं बता सकते भाई ये इसकी 100% ऑथेंटिसिटी की गारंटी हमारे पास नहीं है, हम लोग इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं दे पा रहे। हम लोग कह रहे हैं सर कुछ तो गड़बड़ है, तो इसीलिए हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को चेंज करके मॉडिफाई करके नई चीज बताई। हमने कहा अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन हर कार्बोहाइड्रेट में दरअसल 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट की नोट्स। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे हैव, सबसे पहले दे हैव ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स, मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। याद करिए ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, मतलब जो डिफरेंट मिरर इमेज जनरेट कर सके। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स होने चाहिए जो डिफरेंट मिरर इमेज जनरेट करे। दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी कार्बोहाइड्रेट शुड हैव ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, और सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरा, दे हैव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, अल्कोहल्स। और तीसरा, या तो होंगे उनमें एल्डिहाइड्स ग्रुप मेन, अगर एल्डिहाइड होगा तो उसे हम कहेंगे एल्डोज, और या तो उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, उसे हम कहेंगे कीटोस। तो इन तीनों को मिलाकर बैठी नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोस। ये बनी डेफिनेशन भैया, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या फिर कीटोस। आप समझने की कोशिश करिए, हम ये नहीं कह रहे कि पुराने साइंटिस्टों ने ये डेफिनेशन गलत बताई। उन्होंने कहा कि होता है कार्बन और होते हैं H2O, यही कहा ना। नए साइंटिस्ट ने कहा होते हैं कार्बन और H2O HOH की तरह नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? H भी इससे लगा होता है, OH भी इससे लगा होता है, अलग अलग, मतलब ऐसे। बस ये अंतर है कि वाटर एक साथ नहीं होते, वाटर ऐसे जुड़े होते हैं। और ये है सही, ये गलत, सॉरी ये वाला था गलत, कि कार्बन से H2O जुड़े होते हैं। नहीं, दरअसल कार्बन से H और OH दोनों अलग अलग जुड़े होते हैं। यही तो पढ़ना है हमें कार्बोहाइड्रेट्स में। स्टोरी सो फार, क्या हुआ अब तक? सर कार्बोहाइड्रेट की दो डेफिनेशन बताई। पुरानी डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद जनरल फार्मूला CxH2O। इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस मतलब कई ऐसे कंपाउंड्स थे जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, एग्जांपल इथेनोइक एसिड, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कई कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि रेमानोज, बट इस फार्मूले में फिट नहीं हो रहे। इसका मतलब इस फार्मूले की कुछ लिमिटेशंस है, कमियां हैं, मॉडिफिकेशन।
हर एक डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट में तीन अहम चीजें होती हैं। एक वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा उसमें बहुत सारे OH मतलब अल्कोहल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, मतलब वो हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी। और उसमें या तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के रूप में विराजमान होता है, अगर वो होता है उसे हम एल्डोस कहते हैं, नहीं होता तो कीटोन होता है, उसे हम कीटोस कहते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार ये बन गए कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डोस और कीटोस। अब इसको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, कैसे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन का पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट्स। मतलब हाइड्रोलाइसिस यूनिट का मतलब क्या है, मतलब जब मैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता हूं तो छोटा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और तोड़ता हूं और छोटा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऐसे करते करते एक समय पर वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको तोड़ने पर और छोटा कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिल पाता, आप कहते हैं वो सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है, उसका और हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, वो अनहाइड्रोलाइज्ड है या नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, उसको और तोड़कर पानी में तोड़कर, हाइड्रोलाइज मतलब पानी में तोड़ना, उसको और तोड़कर आप छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मोनो मतलब सिंगल यूनिट्स, सिंगल कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों को एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जब कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत में डिस्कवरी की गई तो ये बता लगाया गया कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, शुगर्स, ये भी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, दे आर शुगर्स, मीठे। पर बाद में पता लगाया गया नहीं यार, सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, कुछ होते हैं जो नहीं, नॉन शुगर्स भी होते। तो तब तक कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत फेमस नाम, बहुत फेमस हो गया, और वो क्या नाम है बच्चों, वो नाम है सैकराइड्स। बड़ा फेमस नाम गूंज गया, सैकराइड्स। सैकराइड्स मतलब सैकरीन, सैकरीन मतलब शुगर। तो हम तब तक ऐसे बोल ही देते थे कार्बोहाइड्रेट का मतलब सैकराइड्स ही है, सैकराइड मतलब मीठे। बट लेटर ऑन वी हैव अल्टरनेटिव, नहीं यार सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, दे आर आल्सो नॉन शुगर्स। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट। हाइड्रोलाइसिस यूनिट में मैंने आपको बताया सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, उसको तोड़कर और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, वो सबसे सिंपलर यूनिट्स है, उनको हम कहते हैं मोनो, मोनो मतलब सिंगल यूनिट्स, मोनो यूनिट्स या फिर मोनोसैकराइड्स। सैकराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम। याद रखिए सारे सैकराइड मीठे नहीं होते, नाम पड़ गया, फेमस हो गए सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिनको तोड़कर आप 2 यूनिट्स तक बना सकते हैं, डाइसैकराइड, 3 ट्राइसैकराइड, 4 टेट्रासैकराइड, इसीलिए 10 तक जो होते हैं उनको हम डेकासैकराइड्स बोलते हैं। तो ऑन द हाइड्रोलाइसिस यूनिट, और जो बहुत सारे देते हैं उनको पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं, जो बहुत सारे देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट्स, मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ए मोनो सैकराइड्स, बी ओलिगो, ओलिगो मतलब क्या हुआ, ओलिगोसैकराइड्स का मतलब क्या है, मतलब फ्यू, फ्यू मतलब जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक, 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स मिलते हैं, मतलब डाइसैकराइड से डेकासैकराइड। और तीसरे हैं पॉलीसैकराइड्स, जिसको हम लोग बहुत सारे यूनिट मिलते हैं, मैं यहां पर एक एक को डिफाइन करता हूं। मोनो सैकराइड्स, इसके आगे क्या लिखता हूं, सिंपलर यूनिट्स which can't undergo further
hydrolysis. Simpler units which cannot undergo further hydrolysis. Simpler छोटे units which cannot undergo further hydrolysis, जो आगे hydrolysis नहीं हो सकते. ठीक है. एग्जाम्पल ग्लूकोज, उसको तोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा भाई. C6H12O6 अपने आप में सबसे छोटा यूनिट है ग्लूकोज. फ्रक्टोज, इसका फार्मूला भी वही है. सिंपलर यूनिट्स. बी oligosaccharides, OLIGO. Oligo means a few, that is those carbohydrates which gives 2 to 10 simpler units अपॉन हाइड्रोलाइसिस. 2 से लेकर 10 तक सिंपलर यूनिट्स जो हाइड्रोलाइसिस पे देते हैं. For 2 simpler units, disaccharide, 3 को ट्राइसेकेराइड, एटसेट्रा. इस तरह से आपको डाइसेकेराइड पढ़ने हैं, बस आपके सिलेबस में वही है. एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे सुक्रोज, आप कहते हैं हाँ, सुक्रोज को तोड़कर मुझे मिलता है ग्लूकोज मिलता है और एक मिलता है फ्रक्टोज. तो 2 सिंपलर यूनिट्स मिल रहे हैं, आप देखिए, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, उसे हम कहते हैं सुक्रोज. माल्टोज एक डाइसेकेराइड है क्योंकि उसको तोड़ने पर हमें 2 ग्लूकोज मिलते हैं. लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, उसको तोड़ने पर हमको मिलते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज. तो इसका मतलब भैया बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये तो बहुत सिंपल है. हाँ, बहुत सिंपल है भाई. मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जो सिंपलर यूनिट होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, जिसको और तोड़ के छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, जो अपने आप में सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट है भाई. एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओलिगोसेकेराइड. सर जिनको तोड़ के कुछ मिल जाते हैं, कुछ का यहाँ पर मतलब क्या है, 2 से लेकर 10 यूनिट तक. 2 देता है डाई, 3 देता है ट्राई, 10 देता है डेकासेकेराइड, सो ऑन. एग्जांपल मैंने 3 लिख दिए. जैसे सुक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, माल्टोज में ग्लूकोज मिलता है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है. ये सब सिंपलर यूनिट्स है. इधर वाले, ये वाले सब सिंपलर यूनिट्स. और तीसरा कौन है? पॉलीसेकेराइड्स. those which gives a large number of simpler units upon hydrolysis, which gives a large number, बहुत ज्यादा simpler units देते हैं, जो बहुत ज्यादा simpler units देते हैं. those which gives a large number of simpler units upon hydrolysis. Example starch. starch का मतलब आप जानते हैं, gives a large number of glucose units. ठीक है ना? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. इस तरह से मोनो, ओलिगो और पॉली में बटा हुआ है संसार. हाइड्रोलिसिस यूनिट का क्लासिफिकेशन डन. दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट.
टेस्ट के बेसिस पर अगर मैं बात करता हूं तो ए शुगर्स, सैकराइड्स नहीं बोलेंगे, सैकराइड मतलब भी मीठे होते हैं, बट सैकराइड नाम ऑलरेडी फेमस है, तो सैकराइड ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट, बात एक ही है, दुनिया जानती है कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड एक ही है। सैकराइड्स derive from saccharine, that is sugar, sugars which are sweet in taste, which are sweet in taste. B, non-sugars which are not sweet in taste, जो मीठे नहीं है, non-sugars. Example, all polysaccharides are मीठे, sorry, all monosaccharides, all monosaccharides. और इसका एग्जाम्पल कौन है? all पॉलीसैकेराइड्स, ये मीठे नहीं है, ये मीठे नहीं है। तीसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी। अब जैसे मैंने रिड्यूस कह दिया, मतलब इनका रिडक्शन कौन करेगा? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, अगर मैं इस लाइन को देख के बताऊं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या मुझे कोई बता पाएगा? बड़े हिट हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यार, एल्डिहाइड कीटोन, कौन बताइए? टॉलेंस और फेलिक्स, यस, टॉलेंस और फेलिक्स। बेटा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग LiLH को तो रिडक्शन है, यस, टॉलेंस और फेलिक्स आर सुपर्ब। तो इसका मतलब जो टॉलेंस और टॉलेंस, देखो दो बातें हैं। अच्छा एक बात बताइए जरा, इस बात को कौन समझ पा रहा है? इस बात को कौन समझ पा रहा है? अगर मैं कह रहा हूं A प्लस B कोई रिएक्शन दे रहा है, A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब A B को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं, बताइए तो क्या, कि B A को रिड्यूस कर रहा है। यस, यस, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि A B को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये भी तो बोल सकता हूं B A को रिड्यूस कर रहा है, बिल्कुल। अब सुनिए बेटा, ये मान लीजिए एल्डिहाइड है और ये मान लीजिए टॉलिन, तो कहने के दो तरीके हैं। मैं कह रहा हूं टॉलिन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये भी तो कह सकता हूं ना एल्डिहाइड टॉलिन को क्या कर रहा है, बोलो, रिड्यूस कर रहा है, सब बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, मतलब टॉलिन और फेलिन जिस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, टॉलिन और फेलिन जिसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उल्टा क्या हुआ? वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन और फेलिन को क्या करेंगे? रिड्यूस, उनको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जो नहीं कर पाएंगे उनको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई इसके दो भाग कौन से हैं, देखिए सर, एक रिड्यूसिंग, एक नॉन रिड्यूसिंग, ये दो भाग हैं। इसको हम आगे डिसाइड लिखते हैं। रिड्यूसिंग, those carbohydrates
which reduces tolerance or failings. और दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका उल्टा, टॉलरेंस और failings can oxidize these carbohydrates. B क्या हुआ, non reducing those carbohydrates which are not able to reduce or failings, those carbohydrates which are not able to reduce tolerance or failings. और tolerance or failings can't oxidize these carbohydrates. Tolerance और failings cannot oxidize these carbohydrates. तो भैया दुनिया दो भागों में बटी हुई है, दो पार्टों में बटी हुई है, एक वो जो रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग. मैंने दोनों बातें बता दी, जो टॉलरेंस और फेलिंग को कर देते हैं, जो टॉलरेंस और फेलिंग को नहीं करते. अब इतनी बात करके मैं जब स्क्रीन नंबर 1 पे आता हूं, इधर आता हूं, तो पता है बच्चे क्या सोचते हैं, सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए. मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कह रहे सर आपने तो हमें पढ़ा रखा है कि इन्हीं को रिड्यूस करते हैं, टॉलिन कीटोन को तो कर नहीं पाते हैं. ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने तो कहा है सर एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाते हैं, मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टॉलिन और फेलिंग कर देते हैं, कीटोन को नहीं कर पाते. उसी की वजह से तो डिस्टिंग्विश करते आए हुए हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर आप मतलब यहां पर कह ही दो कि इसका मतलब एल्डिहाइड सारे के सारे हो गए रिड्यूसिंग और सारे के सारे कीटोन्स हो गए नॉन रिड्यूसिंग. मतलब एल्डिहाइड्स होंगे रिड्यूसिंग. एल्डिहाइड्स क्यों रिड्यूसिंग होंगे, why aldehydes are going to be reducing, क्योंकि सर टॉलेंस और फेलिंग्स उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, कीटोन नहीं होंगे क्योंकि उनको नहीं कर पाएंगे. सिंपल सीधा सा लॉजिक. बट भैया इधर वो सिंपल लॉजिक नहीं चलता, नहीं चलता. यहां पे है कहानी में ट्विस्ट. ऐसे कई कीटोन्स हैं जो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट दे देते हैं. आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो गलत हो गया. नहीं, वो भी गलत नहीं हुआ. तो फिर बात क्या है, यस अब बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट. एक बड़े साइंटिस्ट थे वेन डर ड्यूसन. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कई ऐसे मोनोसेकेराइड के कीटोन है. मोनोसेकेराइड मतलब सिंपल कीटोन्स. कई ऐसे सिंपल कीटोन्स हैं, कई ऐसे सिंपल कीटोन्स हैं जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब भाई कीटोन है बट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड बन के भी एल्डिहाइड भी बन जाते हैं छुप कर. तुम कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सर हाउ कम दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो. ऐसे कैसे होगा सर, बिल्कुल होगा. एक तरह की रीअरेंजमेंट होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कई कीटोन्स एल्डिहाइड में इंटर कन्वर्टेबल मतलब वो कीटोन भी होते हैं, एल्डिहाइड भी होते हैं, वापस कीटोन बन जाते हैं. ऐसा कर सकते हैं. स्पेशल रीअरेंजमेंट है, वेंडर ड्यूसन की रीअरेंजमेंट, वेंडर ड्यूसन एंकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट इसे कहते हैं.
सिखाऊंगा मैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। परंतु भाई ये शक्तियां केवल मोनोसेकेराइड्स के पास ही होती हैं। इसका मतलब जो सिंपलर यूनिट वाले कीटोन है वही ये खेल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, लिख रहा हूं एक नोट। नोट क्या है? मोनोसेकेराइड ketones, monosaccharide ketones can undergo rearrangement. Monosaccharide ketones can undergo rearrangement. जो मोनोसेक्राइड के कीटोन्स हैं कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसेक्राइड कीटोन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड्स एंड दस, और इसीलिए all the monosaccharides, thus all the monosaccharides, सारे के सारे monosaccharides are reducing. All monosaccharides, whether whether मतलब चाहे वो एल्डिहाइड हो, whether aldoses or ketoses, whether aldoses or ketoses, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, are reducing are carbohydrates. Monosaccharides can undergo rearrangement to form monosaccharide ketone can undergo rearrangement to form monosaccharide aldehyde, and thus all the monosaccharides whether aldoses or ketoses are reducing carbohydrates. वो सब reducing carbohydrate होते हैं। तो भाई साहब आज की बड़ी बात इस तरह से रही, आपके सामने है ऑन द बोर्ड, सब ध्यान से देखेंगे मेरी बात। मैंने पहली बात आपको ये बताई कि भैया हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें है 4 बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। हम सबसे पहले टेकअप कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, पुरानी वाली नई वाली। उसके बाद मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। यही है आज का डबल स्टार टॉपिक ऑफ द डे। क्लासिफिकेशन 3 भागों में बटी हुई है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट, मतलब अगर मैं इसको तोड़ूंगा, हाइड्रोलाइज करूंगा, पानी में तोड़ूंगा तो सिंपल यूनिट होंगे मोनो, एक से अधिक देंगे ओलिगो, बहुत सारे देंगे पॉलीसैकेराइड्स। सैकराइड्स इनका दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान करना। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पर कुछ मीठे होते हैं, ज्यादातर मीठे होते हैं शुगर्स, कुछ मीठे नहीं भी होते हैं नॉन शुगर्स। आलू होते हैं ना, कहते हैं ना मीठे आलू हैं, नए आलू हैं, वही वाला। आलू आर द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, मैंने आप लोगों को बता दिया टॉलिन और फेलिन को जो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उल्टा टॉलिन और फेलिन जिनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं उनको रिड्यूसिंग, जो नहीं कर पाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। ज्यादातर बच्चों में मिथ होती है कि फिर तो एल्डिहाइड ही होंगे, नहीं है ऐसा। कुछ कीटोन भी होते हैं जो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, वापस बदल सकते हैं, एल्डिहाइड का रूप धारण कर सकते हैं, वो भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और इसी तरह से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक हुआ फिनिश। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हर एक कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ना है, जैसे ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ स्लाइड को, ठीक है।
इसमें से कुछ भी किसी को पूछना है तो प्लीज आप पूछिए। चलिए, तो इतना अच्छी तरह से आप लोग सब इसको रीड करके रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। गॉड ब्लेस, टेक केयर।